वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज आप लोगों को सीपीसी के एक महत्वपूर्ण प्रोविजन को बताने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं, जो एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, पीटी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मींस प्रॉफिट के संबंध में अंतःकालीन लाभ क्या होता है या मध्यवर्ती लाभ क्या होता है। तो आप यह जानते हो कि मध्यवर्ती लाभ को सीपीसी के धारा 212 में परिभाषित किया गया है। तो मध्यवर्ती लाभ होता क्या है, किस लाभ को हम मध्यवर्ती लाभ कहते हैं, और क्या इस पर ब्याज भी इंक्लूड है, और मध्यवर्ती लाभ जिसे अंतःकालीन लाभ कहा जाता है, इसको अधिनियमित करने का क्या ऑब्जेक्ट था विधायिका का, किस ऑब्जेक्ट का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे क्या जूरिस्प्रूडेंस है अंतःकालीन लाभ के संबंध में। तो आज इन सब प्रश्नों के बारे में हम इस लेक्चर के माध्यम से आपसे डिस्कशन करेंगे कि अंतःकालीन लाभ जिसे हम मध्यवर्ती लाभ भी बोलते हैं, यह भी सेम है, मध्यवर्ती लाभ। इंग्लिश में इसे मींस प्रॉफिट कहा जाता है, मींस प्रॉफिट। तो ये मध्यवर्ती लाभ क्या है, इसको सीपीसी के यानी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 212 में परिभाषित किया गया है। इसको बताया गया कि मध्यवर्ती लाभ क्या है, अंतःकालीन लाभ क्या है। तो कहा कि अंतःकालीन लाभ से ब्याज सहित वह लाभ अभिप्रेत है जिस पर सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा वस्तुतः प्राप्त कर रहा है, या वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, लेकिन सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा की गई अनुवृद्धियों के कारण प्राप्त लाभ इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। मात्र 212 मध्यवर्ती लाभ को यही परिभाषित करता है। क्या कहता है कि इसके जो अगर हम आवश्यक तत्व देखें तो क्या कि एक अस्थावर संपत्ति पर सदोष मतलब रॉन्गफुल सदोष कब्जा होना चाहिए, अस्थावर संपत्ति पर सदोष कब्जा होना चाहिए, और सदोष कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा संपत्ति से वास्तविक लाभ प्राप्त होना चाहिए, वास्तविक लाभ प्राप्त हो। दूसरा, सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा मामूली तत्परता से प्राप्त लाभ होना चाहिए, प्राप्त लाभ, या इसमें हम कह देंगे या दोनों वास्तविक लाभ हो या मामूली तत्परता से प्राप्त लाभ हो। ठीक है। तीसरा, इसके जो अगला एलिमेंट है वह कह रहा है कि दोनों लाभों पर यानी दोनों तरह के लाभों पर क्या होगा, ब्याज भी शामिल है, दोनों तरह के लाभों पर ब्याज भी शामिल है। अगला कह रहा है कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा की गई अनुवृद्धि से प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। समझो, यानी कह रहा है कि यह धारा 212 में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित करते हुए कहा कि एक अस्थावर संपत्ति पर सदोष कब्जाधारी होना चाहिए। सदोष कब्जाधारी का मतलब रॉन्गफुल आप पजेशन किए हो, गलत तरीके से आप किसी के भूमि पर कब्जा कर लिए हो, और उसे सदोष कब्जाधारी व्यक्ति कहा गया। वह गलत व्यक्ति उस प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है, वास्तविक लाभ प्राप्त कर रहा है। हम देखेंगे वास्तविक लाभ क्या होता है। और या वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, अगर उस पर वह खेती भी नहीं कर रहा है या उस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, उस अचल संपत्ति पर अगर कोई भी काम नहीं कर रहा है, तब भी मीन प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वह मामूली तत्परता से जो भी कुछ करता प्राप्त कर सकता था, या वह नहीं कर रहा है तब भी वह उसे देना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि दोनों तरह से प्राप्त लाभ, चाहे वास्तविक लाभ से चाहे मामूली तत्परता से, अगर वह नहीं भी कर रहा है तो भी जो उस पर अगर वो काम करता तो प्राप्त करता, उस पर क्या होगा, उस पर ब्याज भी शामिल है। यानी अंतःकालीन लाभ में सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा उस स्थावर संपत्ति से जो लाभ प्राप्त किया जा रहा है वह लाभ और उस लाभ पर ब्याज। दूसरा कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा की गई अनुवृद्धियों से प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। अगर
सदोष कब्जाधारी व्यक्ति उस स्थावर संपत्ति में कोई अनुवृद्धि कर देता है और उस अनुवृद्धि से लाभ बढ़ जाता है, तो फिर वह बढ़ा हुआ लाभ अंतःकालीन लाभ नहीं होगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अंतःकालीन, और इस पर हम केस भी देखेंगे कि अंतःकालीन लाभ क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें कि एक सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि अगर यह प्रॉपर्टी ए की है, एक्स प्रॉपर्टी ए की है और बी उसको बलपूर्वक क्या कर रहा है, कब्जा प्राप्त कर ले रहा है, तो यह जो कब्जा बी प्राप्त किया तो यह सदोष कब्जाधारी व्यक्ति है। बी सदोष कब्जाधारी यानी गलत तरीके से, रॉन्गफुल तरीके से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, ए को बेदखल कर लिया। अब ए कोर्ट में बाद लाएगा कि हमें प्रॉपर्टी दिलाई जाए और इस पर हमें अंतःकालीन लाभ भी दिलाई जाए। अब अंतःकालीन लाभ क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा अंतःकालीन लाभ? तो कहा कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा इस प्रॉपर्टी से जो वास्तविक लाभ प्राप्त हो रहा है, मान लो कि वास्तविक लाभ कहा कि अगर मान लो कि यह कृषि भूमि है तो जो उस भूमि पर खेती के लिए जो यूज की जा रही है, जैसे फसल, अगर उसकी जुताई के लिए, उसके बुआई के लिए, उसके जो है पानी के लिए जो खर्च की जा रही है रकम, उस रकम के बाद जो शेष बचता है वही वास्तविक लाभ है। यानी जो धनराशि लागत मूल्य के बाद शेष बचता है वही क्या होगा, वही वास्तविक लाभ होगा। शेष बचता है वही वास्तविक लाभ होगा। अगर यह शेष जो धनराशि बची, अगर मान लेते हैं हम 20,000 रुपए है या 20,000 रुपए शेष धनराशि बची, लागत मूल्य हटाने के बाद उसके बीज, उसके अन्य जो भी लाभ हो रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, उसके बाद जो लाभ हो रहा है, उस फसल को बेचने के बाद हमें 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और इस 20,000 रुपए, अब यह 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, वास्तविक लाभ होगा। या कहा कि अगर वह मामूली तत्परता भी व्यक्त करता तो वह 20,000 रुपए प्राप्त कर लेता। कौन? ए, या अगर आप सदोष कब्जाधारी है ये प्राप्त करेगा। तो इस पर प्लस ब्याज, अब इस पर ब्याज लग के यह क्या हो जाएगा, यह मीन प्रॉफिट होगा। यह होगा अंतःकालीन लाभ या मध्यवर्ती लाभ को अंतःकालीन लाभ बोलते हैं। मीन प्रॉफिट हो जाएगा कि 20,000 प्लस ब्याज जोड़ के। अब ब्याज का निर्धारण न्यायालय करेगा। यह न्यायालय के विवेक पर है, न्यायालय के विवेक पर कि ब्याज का निर्धारण, क्योंकि ब्याज इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ कि हम इतना ब्याज लेंगे और विधि के तहत भी इसमें कहीं ब्याज का उल्लेख नहीं किया गया। तो उस दशा में न्यायालय के विवेक के ऊपर है कि कितना ब्याज दिलाए। सामान्यतः न्यायालय राष्ट्रीय बैंक का जो ब्याज दर है वही ब्याज दिलाती है। तो अब यानी यह 20,000 रुपए प्लस ब्याज किसको, ए को, जब इस बात का निर्धारण हो जाएगा, जब यह सूट लाएगा, तो सूट किस बात का लाएगा कि इस कब्जे के प्रत्युत्तर के लिए, कब्जा प्राप्त करने के लिए, और जिस दिन से वह कब्जे से बेदखल हुआ है और बाद पत्र जिस दिन दाखिल किया है उतने दिन के अंदर जो लाभ से यह वंचित हो गया, जिसे हम मध्यवर्ती लाभ कहते हैं, वह लाभ भी बी से दिलाया जाए। यानी अब तो यह क्या हो गया, अब यह निर्णित ऋणी हो गया। निर्णित ऋणी, अब यह निर्णित ऋणी जो एक सदोष कब्जाधारी व्यक्ति है वह क्या हो गया, निर्णित ऋणी हो गया। अब इससे कोर्ट दिलाएगी अंतःकालीन लाभ। अब एक चीज और कि जब यह बाद पत्र, यह कब से कब तक होगा, तो कहा कि यह बेदखली की तारीख से और बाद पत्र प्रस्तुत करने की तारीख के बीच जितना वह लाभ प्राप्त कर रहा है वही अंतःकालीन लाभ होगा। यानी बाद पत्र के बाद और डिक्री आने तक ये क्या है, वह अंतःकालीन लाभ में नहीं जोड़ा जाएगा। अंतःकालीन लाभ हमेशा बाद पत्र प्रस्तुत करने की तारीख तक होगा। दूसरी चीज कि आप देखोगे इसी को जब हम डिक्री बता रहे थे आपको, तो मैंने बताया था कि डिक्री क्या होगी, प्रारंभिक होगी और अंतिम होगी, या अंशतः प्रारंभिक होगी और अंशतः अंतिम डिक्री होगी। तो इसी तरह की डिक्रियां अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम होती हैं। जैसे मान लो कि कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिए वो बाद लाया
और न्यायालय ने कब्जा डिसाइड कर लिया कि भाई यह भूमि एक ही है, आप कब्जा छोड़ दो और आप अंतःकालीन लाभ भी दो, लेकिन कितना लाभ दो इसके लिए तो जांच का विषय है। कोर्ट उस पर जांच करेगा कि उस प्रॉपर्टी से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता था, तो वह लाभ के लिए जांच बैठाएगा, उसके लिए निर्देश देगा। तो अभी डिक्री जो है कंप्लीट नहीं हुई, तो इसी को अंततः प्रारंभिक और अंततः अंतिम डिक्री कहते हैं। अब कह रहा है कि यह वास्तविक लाभ 20,000 प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मीन प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम इस पे देखें तो कहा जो अंतिम है कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा की गई अनुवृद्धियों से प्राप्त लाभ इसमें शामिल नहीं है। अगर इस बी जो है, जो सदोष कब्जाधारी है, अगर इस भूमि पर क्या करता है, कुआं खुदवा देता है या ट्यूबवेल लगवा देता है, या यह बाढ़ग्रस्त भूमि है, इस पर मेड़बंदी करवा देता है ताकि, और उससे इसकी उपज बढ़ जाती है। अगर ए करता तो उसे 20,000 रुपए प्राप्त होते, लेकिन अब बी ने उस पर यह काम किया, अनुवृद्धि किया और इससे लाभ बढ़ गया। अब ये जो लाभ हो रहा, जो पहले 20,000 था, अब वो 25,000 रुपए हो गया। तो अब 25,000 जो 5,000 अनुवृद्धि हुई, वह 5,000 मीन प्रॉफिट में नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो इसके अनुवृद्धि के कारण, इसके कुछ ऐसे कार्यों के कारण जिससे लाभ बढ़ जाता है, उसकी वास्तविक लाभ बढ़ जाती है, तो वह वास्तविक लाभ जो बढ़ा हुआ राशि है वह मीन प्रॉफिट नहीं जोड़ा जाएगा और नहीं उस पर ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी 5,000 रुपए इंक्लूड नहीं किए जाएंगे और नहीं 5,000 रुपए पर ब्याज इंक्लूड किया जाएगा। समझना, 20,000 रुपए पर ही 20,000 रुपए और उस पर ब्याज की बात होगी, तो यह अंतःकालीन लाभ होगा। हमने क्या देखा कि अंतःकालीन लाभ से ब्याज सहित वह लाभ अभिप्रेत है जो सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा वस्तुतः प्राप्त कर रहा है या मामूली तत्परता से प्राप्त कर रहा है, और इस दोनों पर ब्याज इंक्लूड होगा। लेकिन यह सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा की गई अनुवृद्धियों से प्राप्त लाभ इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये जो 5,000 लाभ बढ़ गया इसके मेड़बंदी कराने से, इसके जो है यहां कुआं खुदवाने से, तो जो लाभ बढ़ गया वह लाभ इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, अब प्रश्न है कि इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है जुरिस्प्रूडेंस, मीन प्रॉफिट लाने का क्या आधार है, मीन प्रॉफिट क्यों जोड़ा गया इस तरह सीपीसी में। तो मीन प्रॉफिट का जो आधार है, विधिशास्त्रीय आधार है, इसको देखेंगे। विधिशास्त्रीय जो आधार है वह 3 आधार बताया। क्या कहा, आप जानते हो कि तो आप गलती कर रहे हो, सदोष कब्जाधारी हो, आपने बिना प्राधिकार के, बिना लॉ के आपने बेदखल करके उस पर कब्जा प्राप्त किया और फिर आप उस पर लाभ भी ले रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां कहा कि दूसरे के धन से धनी होने से रोकना है, होने से रोकना पहला इसका आधार है। दूसरा, सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा अपने की गई गलती का लाभ लेने नहीं देना। सदोष कब्जाधारी व्यक्ति के द्वारा अपने दोष का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा, दोष का लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वास्तविक स्वामी को पूर्व स्थिति में लाना, वास्तविक स्वामी को पूर्व स्थिति में लाना, यानी वास्तविक, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 आधार है इसके मीन प्रॉफिट के। क्या कि दूसरे के धन से आपको धनी नहीं होने दिया जाएगा, दूसरे के धन से आपको धनी नहीं होने दिया जाएगा। अगला कि सदोष कब्जाधारी व्यक्ति को अपने स्वयं की गलती का लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। एक तो गलती कर रहा है, गलत तरीके से भूमि पर कब्जा कर रहा है और फिर मीन प्रॉफिट, फिर लाभ भी अर्जित कर रहा। अगर ऐसा होने लगे तो फिर क्या होगा, सदोष कब्जाधारी जो निर्णित होगा उसको न्यायालय कह देगी भाई कब्जा छोड़ दो। लेकिन इस जितने दौरान वह कब्जा ग्रहण किया है उस भूमि पर और कोई लाभ अर्जित किया है, कोई लाभ प्राप्त किया है, या उसको उस पर कोई लाभ नहीं प्राप्त किया है, वैसे भी छोड़ दिया है, तब भी कोर्ट दिलाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति जो वास्तविक स्वामी है उस भूमि से लाभ प्राप्त कर रहा था या लाभ प्राप्त कर सकता था, वो तो वंचित हो गया, तो उसको वास्तविक स्वामी को पूर्व स्थिति में लाना, यह इसका ऑब्जेक्ट है। हम देखेंगे कि इस पर केस कौन से हैं
और एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे केस के माध्यम से कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कहीं भी सदोष कब्जाधारी व्यक्ति है, यानी गलत तरीके से आप भूमि पर कब्जा प्राप्त किए हैं, गलत तरीके से, तो उस दशा में आप सदोष कब्जाधारी होंगे और आपको उस संपत्ति से लाभ लेने नहीं दिया जाएगा। अब देखो इसमें केस आया हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उषा रानी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उषा रानी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उषा रानी, यह केस है 1969 का। इस केस में फैक्ट यह था कि एक भूमि पट्टे पर दी गई थी, एक पट्टा करता है और यह अचल संपत्ति, और एक पट्टेदार है जिसको पट्टे पर दी गई थी। अब पट्टा की अवधि समाप्त हो गई। जो पट्टे आप जानते हो, जब आप टीपीए पढ़े हो गए कि पट्टा के लिए क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, शाश्वत हो सकता है या वर्षानुवर्षी हो सकता है या मासानुमासी हो सकता है, यानी 1 वर्ष से अधिक होगा। तो यानी पट्टे में समय निश्चित होना चाहिए कि कितने दिन के लिए हम पट्टा कर रहे हैं। अगर पट्टा हम मान लें कि अगर पट्टा 2 साल के लिए है तो पट्टेदार को पट्टा छोड़ देना चाहिए। लेकिन पट्टेदार अगर पट्टा छोड़ता नहीं है, पट्टे उस भूमि पर कब्जा कर रखे रहता है, तो यह क्या बन जाता है, यह सदोष कब्जाधारी व्यक्ति बन जाता है। सदोष कब्जाधारी, क्योंकि अब लॉफुल इसका कब्जा नहीं रहा। अगर इसने इसको खाली करने के लिए किया और यह खाली नहीं कर रहा है तो यह सदोष कब्जाधारी है। जब आप टीपीए पढ़े होंगे तो एक आता है टेनेंसी एट विल, टेनेंसी एट सफरेंस, यानी एक टेनेंसी एट विल, सदिच्छा टेनेंसी यानी पट्टा। कब इस तरह के पट्टे को टेनेंसी एट विल कहते हैं, और यानी एक समुन्निदेशन होता है, पट्टे का समुन्निदेशन, समुनज्ञ पट्टा। तो समुनज्ञ पट्टे में क्या होता है कि अगर यह अवधि पूरी हो गई लेकिन उस अवधि के बाद भी यह कब्जा रखता है और पट्टा करता इससे जो रेंट है, भाटक है, वो लेते रहता है, तो फिर पट्टा कंटिन्यू माना जाएगा और इसे समुनज्ञ भाटकी कहते हैं। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। यह जो है इसको बेदखल करने के लिए कह रहा है, हटने के लिए कह रहा है, लेकिन यह हट नहीं रहा है, तो यह इसके ऊपर वाद ला रहा है। अब यह इस भूमि से, इस पट्टे पर जो पहले लीगल तरीके से कब्जा प्राप्त किया था, अब वह सदोष कब्जाधारी हो गया और इस व्यक्ति को, यानी इस पट्टेदार को, इस भूमि पर जितने दिन से वह सदोष कब्जाधारी था, बाद लाने तक वो क्या होगा, उस पर मीन प्रॉफिट देगा कि कितना यह लाभ प्राप्त कर रहा था, तो वह लाभ और प्लस ब्याज जोड़कर इसको देना होगा और यह भूमि भी इसको देनी होगी। यही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड बनाम उषा रानी के केस में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अब यह पट्टादार क्या हो गया है, ये एक सदोष कब्जाधारी हो गया है, तो उसे उस भूमि के कब्जे के साथ साथ क्या देना है, मीन प्रॉफिट देना है और उस पर ब्याज भी देनी है। तो यह कहा। चला हम एग्जाम्पल इसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे खासकर यह जो है गलत तरीके से भूमि पर कब्जा कर लें या विधि के अकॉर्डिंग आप कब्जा ना किए हो, तो आप क्या होगा, अनलॉफुल पोजीशन आपका माना जाएगा। जैसे मान लो कि एक भूमि को बंधक रखा गया है, मॉर्गेज रखा गया है, तो एक बंधक करता होगा और दूसरा क्या होगा, बंधकदार होगा। अब यह जो है बंधक है, यह कब्जा बंधकदार के, बंधककर्ता के पास ही है। सादा बंधक में बंधककर्ता के पास ही बंधक संपत्ति रहती है। यह जो बंधक संपत्ति है वह बंधककर्ता के ही पास रहती है। अब यह बंधकदार पूर्वबंध के लिए वाद लाया, हमारा पैसा वापस करिए। मोचन ये नहीं करा रहा है, मोचन बंधककर्ता कराता है और पूर्वबंध बंधकदार कराता है। तो अगर यह इसका बंधक धन नहीं दे रहा है, बंधक धन और बंधक संपत्ति दोनों अंतर है, जब आप टीपीए पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। एक बंधक धन होता है और एक बंधक संपत्ति होता है। बंधक संपत्ति जो प्रतिभूति दी गई है, जो प्रतिभूति के तौर पे रखी गई है, वो बंधक संपत्ति है। और बंधक धन जो रखा गया है, जैसे मूलधन जिसके लिए ब्याज लिया गया है और प्लस ब्याज जिसके लिए पैसा लिया गया है, तो वह क्या होगा, वह बंधक धन होगा। मूलधन और प्लस ब्याज
बंधक धन होता है। जब यह बंधक धन बंधककर्ता वापस नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, पूर्वबंध के लिए वाद लाएगा कि भाई अब हम इसको क्या करेंगे, जब्त करेंगे, विक्रय कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यह कब्जा नहीं छोड़ रहा है, पूर्वबंध की डिक्री पास हो गई, कब्जा नहीं छोड़ रहा है कौन, बंधककर्ता। तो अब यह क्या हो गया, इस पर अनलॉफुल, इसका भी इसी की जमीन है, लेकिन अब यह अनलॉफुल पोजेशन इसका हो गया बंधककर्ता का। तो बंधककर्ता इस भूमि के लिए सदोष कब्जाधारी हो जाएगा। और अब अगर यह जितने दिन कब्जा किया इस भूमि पर, वह क्या होगा, बंधकदार को देना पड़ेगा मीन प्रॉफिट के तौर पे, और उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये मीन प्रॉफिट है, इस पर ब्याज भी इंक्लूड होता है। और एक केस आया जिसपे कहा गया कि गोकुल चंद बनाम एटलस एंड यूनियन जूट प्रेस कंपनी, गोकुल चंद बनाम एटलस एंड यूनियन जूट बनाम एटलस एंड यूनियन जूट प्रेस कंपनी, यह जो है 1986 का जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट का। इस केस में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अगर भूमि पर सदोष कब्जा किया गया है, भूमि पर संपत्ति पर कब्जा की गई है, और कब्जे के प्रत्युत्तर के लिए और अंतःकालीन लाभ के लिए वाद संस्थित किया गया, और इस वाद संस्थित करने से पहले वाद संस्थित किया गया और तुरंत ही उस पर कोर्ट ने रिसीवर नियुक्त कर दिया, तो रिसीवर के नियुक्ति के बाद निर्णित ऋणी करेगा, मीन प्रॉफिट देने का हकदार नहीं होगा। यानी अगर यह इस भूमि पर तो निर्णित ऋणी के द्वारा कब्जा किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इस पर रिसीवर नियुक्त कर दिया है, कोर्ट कर सकता है। सीपीसी में आप जाएंगे तो धारा 98 पढ़ेंगे, रिसीवर नियुक्त कर सकता है कोर्ट के दौरान ही। तो रिसीवर नियुक्त कर दिया है इस प्रॉपर्टी पर, या रिसीवर नियुक्त है, तो फिर यह रिसीवर की नियुक्ति की तारीख से कोई मीन प्रॉफिट नहीं होगा, कोई मीन प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा। मीन प्रॉफिट जब बेदखल किया गया और जब से बाद लाया गया, जब से बाद पत्र दाखिल किया गया, तब से चूंकि उसमें भी आप बाद पत्र का उल्लेख करोगे। और एक चीज और है, अगर मान लो कि आपने जब ऑर्डर 2 रूल 2 पढ़ोगे, आदेश 2 नियम 2 पढ़ोगे, आदेश 2 नियम 2 कहता है कि बाद की संपूर्ण विरचना होनी चाहिए। अगर आप बाद की संपूर्ण विरचना नहीं कर रहे हैं, यानी आप जिसे एक ही बाद पत्र में वो सारे अनुतोष मांग सकते थे जो आपने नहीं मांगा, तो पुनः उसी बाद हेतु के लिए वाद नहीं ला सकते। तो अगर आपने बाद पत्र में मीन प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया, केवल कब्जे का जिक्र किया, तो उस दशा में ऑर्डर 2 रूल 2 कहती है कि आप न्यायालय की अनुमति से ही मीन प्रॉफिट के लिए वाद दाखिल कर सकते हो, अन्यथा वाद दाखिल नहीं करोगे। आपको राइट नहीं है कि आप वाद दाखिल कर दे, न्यायालय की अनुमति से ही करेंगे। अगर सपोज करो कि अगर मान लो कि यह जो है पट्टे पर दी गई भूमि है और इस पर सालाना पट्टा देना है, और पट्टेदार ने 2022, 2023 और 2024 का पट्टा बाकी है पट्टेदार का, तो पट्टाकर्ता अगर 2023 और 24 का पट्टा अपनी जो है बाद पत्र में 2023 और 24 का केवल जिक्र कर रहा है, 2022 का नहीं कर रहा है, तो फिर 2022 के लिए वाद नहीं ला सकता। ये बताया नहीं ला सकता, ऑर्डर 2 रूल 2 से बाढ़ हो जाएगा। अब लेकिन मीन प्रॉफिट के संबंध में आप वाद ला सकते हो, लेकिन न्यायालय की अनुमति से आप वाद मीन प्रॉफिट के लिए ला सकते हो। तो ये मीन प्रॉफिट कहा, और इस पर कहा कि मीन प्रॉफिट का तय कैसे होगा। मीन प्रॉफिट तय करेगा कि वह सदोष कब्जाधारी व्यक्ति को जो वास्तविक लाभ हुआ है या वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था। यदि उस भूमि पर वह वैसे छोड़ देता है, उस पर कोई लाभ नहीं प्राप्त करता, तब भी मीन प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा। और अगर लाभ प्राप्त करता है तो कितना लाभ प्राप्त किया वह जांच का विषय है, जांच का विषय करके देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर वह उस पर अनुवृद्धि के द्वारा कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको उसमें कुछ ऐसा मॉडिफाई कर दिया तो उससे लाभ बढ़ गया, तो वह बढ़ा हुआ लाभ उसको नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज कि इस पर
वास्तविक लाभ कैसे पता करेंगे? तो कहा कि वास्तविक लाभ उस पर जितनी लागत लाभ है, लागत मूल्य है, उसको हटाकर जो शेष लाभ बच रहा है वही वास्तविक लाभ है, और उस पर ब्याज वास्तविक लाभ है। ब्याज के निर्धारण के लिए कोर्ट अपने विवेक का प्रयोग करेगा, क्योंकि न तो इस पर संविदा है और न ही कोई विधि है, तो इसके लिए वास्तविक लाभ के संबंध में ब्याज कितना होगा कोर्ट अपने विवेक से डिसाइड करेगा। लेकिन कोर्ट इसके लिए क्या कर सकता है? राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो प्रचलित बैंक दर है उससे ब्याज दिलाएगा। तो ये मीन प्रॉफिट है। अक्सर आपके जुडिशरी के एग्जाम में यह पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको कहेगा कि मीन प्रॉफिट पे आप 60 नोट्स लिखिए, तो आप इस सारे इंफॉर्मेशन को लिखोगे, मेंशन करोगे, जो आज हम आपसे डिस्कशन किए। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।